गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, कल की वीडियो की बात करें अपन तो थोड़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई थी। उसके लिए मैं आपसे समझ चाहता हूँ कि वीडियो देखने में आपको दिक्कत आई, लेकिन अक्षरों में कोई दिक्कत नहीं आई। अक्षर उसमें क्लियर दिख रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट पर अपन चर्चा कर रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगातार लड़कों का प्यार और कमेंट भी मिल रहे हैं। सभी की ये मांग है कि सर आप लाइव करो, 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, 10वें चैप्टर से स्टार्ट करो, हम रेगुलर नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। सभी को सजेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले मैं बार बार हमेशा ये कहता रहता हूं कि आपका बेस है वो क्लियर होना चाहिए। और अभी मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, आप केवल 5, 7, 10 दिन तक वेट करो। उसके बाद यदि अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपना 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां इन चैप्टर को कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं आने वाली। आप इन बेसिक कंसेप्ट के वीडियो पूरे ध्यान से तो देखिए। एक तरह से ऑर्गेनिक की तो चल रही है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो देखो क्या क्या कवर कर लिया था अपन ने कल के वीडियो में। आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर ही तो पढ़ा रहा हूं मैं। देखो कितना चैप्टर में कवर हो जाता है इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से। देखो ध्यान से, ये मैंने कुछ यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर और उसकी SN1 अभिक्रिया मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा दिया। इसका मतलब है कि चैप्टर का एक टॉपिक कवर हो चुका है। एल्कोहल की एसिडिटी मैंने आपको पढ़ा दी। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में CO और OH बॉन्ड ब्रेक होने पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये केमिकल रिएक्शन ही हुई एक प्रकार से। एल्डिहाइड और कीटोन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका तुम्हें ये पार्ट यहां पे डिस्कस करवा दिया था इंडक्टिव इफेक्ट में। कहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होती है, कौन रिएक्शन पहले देगा, कौन बाद में देगा, ये सारी चीजें इंडक्टिव इफेक्ट में आ गई। आगे आप नेम रिएक्शन पढ़ोगे, चाहे एल्डोल हो चाहे केनिजार हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ये 2 टॉपिक अपन इंडक्टिव इफेक्ट में आज डिस्कस करेंगे। एक तो अपन को क्या पढ़ना है, चलो पहले अपना जो हेडिंग है वो डाल लेते हैं कि अपनी हेडिंग चल रही थी इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इंडक्टिव इफेक्ट अपने जीओसी का पहला पार्ट था। इसमें मैंने आपको 4 चीजें कल के वीडियो में बता दी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एसिड और एक डिस्कस करने वाला हूं एमीन। एसिड का इंडक्टिव इफेक्ट में क्या रोल है और एमीन का क्या है। तो एसिड की तो एसिडिटी और एमीन की बेसिसिटी, उसको डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर काम में आता है वो इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेटली होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से अपन एसिड और एमीन की एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो अब अपन आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं आपको अभी तक बता रहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या है, और एप्लीकेशंस के मैंने आपको 4 पार्ट करवा दिए। एल्किल हैलाइड करवा दिया, एल्कोहल करवा दिया, एल्डिहाइड करवा दिया, कीटोन करवा दिया। अब मैं एप्लीकेशन का 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं इसका मैं पार्ट 5 आज डिस्कस करने जा रहा हूं। और जो पार्ट 5 है वो किसका होगा, एसिड का। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। ये फॉर्मूला होता है। 2 लोन पेयर इस पे है, 2 लोन पेयर इस पर है। तो देखो एसिड की एसिडिटी अपन को डिसाइड करनी है, यानी अम्ल की अम्लता। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल की भांति व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज करता है। तो यहां से ये H+ आयन देगा, तो H+ आयन देने पर बचेगा क्या, ये एक ऋणायन बचेगा प्रोटॉन देने के बाद। इस ऋणायन का नाम होता है कार्बोक्सिलेट आयन।
क्या नाम होता है इसका? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन इस प्रकार अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी। ये लो इस प्रकार से इसमें ये अनुनाद पाया जाता है। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी और ये कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा क्या हो जाएगा? स्थायी। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि मैं इन अनुनादी संरचनाओं से एक अनुनादी संकर बना रहा हूं। दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड कॉमन है, इधर सिंगल इधर डबल, इधर डबल उधर सिंगल। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ होगा। पाई बॉन्ड एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध के गुण दोनों तरफ आ चुके हैं। नेगेटिव चार्ज एक बार इधर एक बार इधर, इसका मतलब है कि ये आंशिक ऋणावेश यहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अम्ल की अम्लता डिसाइड करने का तरीका है कि उसमें से H+ आयन निकालो, उसके बाद जो ऋणायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व चेक करो। वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उस अम्ल की अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा अपन पहले कर चुके हैं एल्कोहल में। एल्कोहल में H+ आयन निकाला था, एल्कोक्साइड आयन बना था। उस एल्कोक्साइड आयन उसका आपने स्थायित्व चेक किया था, उस स्थायित्व के अकॉर्डिंग आपने एल्कोहलों की अम्लता का एक क्रम डिसाइड किया था। तो यही कहानी इस अम्ल की है। H+ आयन निकाला, कार्बोक्सिलेट ऋणायन बना, अनुनाद के द्वारा क्या हो चुका है? स्थायी। इसके बाद अपन अनुनादी संकर बनाएंगे तो ये पता चलेगा कि इस माइनस चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है तो वो इस माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी देगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगाया तो वो इसको अनस्टेबल कर देगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो इधर ये इस प्रकार से हमने इसका एक बना दिया अनुनादी संकर। एक अनुनादी संकर मैंने इधर और बना दिया, ये लीजिए। इस नेगेटिव चार्ज से कोई EWG लगा है, इस नेगेटिव चार्ज से ERG लगा है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, इसका मतलब है माइनस आई वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह यानी प्लस आई वाला। तो बताओ माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह स्टेबल करता है या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह? जी हाँ, ये मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बता दिया था कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह उसको स्थायी कर देगा। तो इसकी अम्लता तो होगी ज्यादा, इसकी क्या होगी? कम। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगाए तो अम्लता को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाए तो अम्लता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने और देने वाले समूह कौन से? वही इंडक्टिव इफेक्ट वाले, प्लस आई और माइनस आई। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो HCOH, CH3COH और CH3CH2COH। इस अम्ल वाले को छोड़ दो, ये H+ आयन देगा सभी में कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, सभी में कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी होगा। ये हाइड्रोजन किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दर्शाता। मेथिल का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। एथिल का, इसका भी प्लस आई, लेकिन मेथिल की तुलना में क्या होगा? ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इधर से इधर चलने पर क्या होगा? प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब है कि इनकी अम्लता का क्रम ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह अम्लता को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह अम्लता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसको आप उस आयन से लिंक करो तो आपको पता चल जाएगा कि सभी में कार्बोक्सिलेट आयन बना है। यहाँ उस कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायी और अस्थायी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का नो इफेक्ट। एथिल समूह उस कार्बोक्सिलेट आयन को और इलेक्ट्रॉन देकर उस माइनस चार्ज को अस्थायी करता है। तो माइनस चार्ज को अस्थायी करेगा तो वही बात हो गई कि कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कम तो अम्लता कम, और उस आयन का स्थायित्व ज्यादा तो अम्लता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं लेके आ रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मैंने दे दिया एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COOH, एक रख दिया CH3 CH CH3 COOH। अब बताओ दोनों में कितने कितने कार्बन है? 4 4। ये 3 कार्बन का एल्किल समूह, ये 3 कार्बन का एल्किल समूह। तो देखो दोनों में H+ आयन निकलने के बाद क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन बनने के बाद हमें ये देखना है N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल में किसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कल कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता है। यहाँ 3 और इधर कितने? 3, ये तो बराबर हो गए। यदि कार्बन परमाणु की संख्या बराबर हो तो डिग्री बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। तो याद रखो कि N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल में प्लस आई प्रभाव आइसोप्रोपिल का ज्यादा होता है, जबकि N प्रोपिल का कम। प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्लता घटती है, तो ज्यादा अम्लता किसकी हो गई? N प्रोपिल वाले की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो उसकी 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाले का प्लस आई ज्यादा और प्लस आई ज्यादा उसकी अम्लता कम होगी। चलो फिर अगला एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं FCH2COOH, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं रखने जा रहा हूं FCH2CH2COOH। 3 एग्जाम्पल, इसको ध्यान से समझना। आप देखो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह में समस्या है, और वो समस्या क्या है वो आप ध्यान से समझ लें। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की बात करें तो उसमें तो एल्किल समूह के अलावा कुछ दूसरा आने की संभावना है नहीं। और एल्किल समूह में आपको बताया कि प्लस आई प्रभाव यानी कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। लेकिन अपन यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह अम्लता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये तो आपको पता है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं आपकी कि जो सेंटर है यहाँ पर तो आएगा फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल है उसमें ये हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाए तो अम्लता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगाए तो उसकी अम्लता क्या होगी? कम। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो अपन यहां देखें तो देखो फ्लोरीन, इधर भी क्या है? फ्लोरीन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाए। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह दोनों जगह अम्लता को बढ़ा रहा है। यहाँ ये लगा है अल्फा कार्बन पर, लेकिन यहाँ फ्लोरीन कहाँ लगा है? बीटा कार्बन पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बताओ अल्फा कार्बन पर फ्लोरीन लगा है, बीटा कार्बन पर फ्लोरीन लगा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो अल्फा कार्बन का फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बीटा कार्बन का फ्लोरीन कम खींचेगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम तो माइनस आई प्रभाव ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई प्रभाव कम। और माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है। तो अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाएं तो उसकी अम्लता ज्यादा, और बीटा पर लगाएं तो उसकी कम होगी। ये चीज तो हो गई डिस्टेंस पे, ठीक है। डिस्टेंस के बाद एक चीज है नंबर पर, नंबर के बाद एक चीज किस पे है? पावर पे। इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर कितने फ्लोरीन लगे हैं? 2, और इस अल्फा कार्बन पर लगा 1। तो आप बताओ मुझे कि 1 फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा या 2 फ्लोरीन का? बिल्कुल 2 फ्लोरीन का होगा। और 2 फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा तो इसकी अम्लता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा पावर पे, अल्फा पे 1 समूह लगा, अल्फा पे 1 समूह लगा। डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, एक है, लेकिन पावर अलग अलग है। फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। तो जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा उसकी अम्लता भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। अब बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या?
ध्यान से देख सकते हो आप। देखो मैंने आपको फटाफट ये बता दिया। अब आप इस चीज को ध्यान से समझें कि मैंने क्या क्या बताया। यहाँ मैंने डिस्टेंस का फर्क बताया कि डिस्टेंस का मैं वहां माइनस आई ज्यादा और अम्लता ज्यादा। यहाँ मैंने नंबर बताए कि 2 और 1, तो 2 जहां पे समूह है उनका माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगेगा, अम्लता को बढ़ाएगा। यहाँ बताया पावर का। तीनों चीजें एक साथ आए तो सबसे पहले आप डिस्टेंस लोगे, फिर नंबर लोगे, उसके बाद क्या लोगे, पावर लोगे। कैसे, इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन। किस प्रकार का एग्जांपल लेना है, देखो इधर मान लीजिए मैंने आपको एक यौगिक दिया FCH2CH2COOH। एक यौगिक मैंने दिया Cl CHCl COOH और एक दे दिया F। उसके बाद अपन ले लेते हैं CH2, फिर ले लेते हैं COOH। ये मैंने 3 मिक्स एग्जाम्पल ले लिए। अब हमें यहाँ पे इनकी अम्लता का क्रम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखनी पड़ेगी, डिस्टेंस। तो बताओ मुझे यहाँ अल्फा कार्बन पर कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ अल्फा कार्बन पर बिल्कुल है और यहाँ अल्फा कार्बन पर ये भी बिल्कुल है। तो हमें डिस्टेंस वाला फैक्टर क्या कहता है कि दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल आएंगे पहले और पहला आएगा बाद में, क्योंकि इसके अल्फा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह नहीं लगा जबकि इनके अल्फा पर लगा है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो ये क्रम आता है। अब मैं चल रहा हूं नंबर पर। दूसरे और तीसरे की बात करें तो देखो दूसरे में अल्फा कार्बन पर 2 समूह है, जबकि यहाँ अल्फा पर 1 है। तो 2 समूह वाला पहला आएगा, तो दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद क्या आएगा, पहला। यदि यहाँ पर नंबर भी सेम हो जाते तब मैं क्या काम में लेता, पावर। मान लीजिए कि मैं यहाँ H की जगह F लेता, तो आप क्या सोचते हैं कि दूसरा और तीसरा पहला आएगा, पहला बाद में। ये चीज कौन कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है। नंबर क्या कहता है, नंबर कहता है कि दूसरे और तीसरे में अल्फा कार्बन पर चेक करके देखो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कितने लगे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं 2 और यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं 2। तो यहाँ पर नंबर का मामला बिल्कुल फेल हो गया। अब चलो पावर पर। पावर क्या कहती है कि दूसरे में 2 क्लोरीन, तीसरे में 2 क्लोरीन, किसकी पावर ज्यादा, क्लोरीन की। तो पावर कहता है कि 3 नंबर वाला पहले, फिर 2 नंबर, उसके बाद क्या आएगा, 1 नंबर। इस प्रकार अपन किसी भी अम्ल की अम्लता डिसाइड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन किसी भी अम्ल की अम्लता ज्ञात कर सकते हैं। और ये सैद्धांतिक तरीका है, बोर्ड पर देख के कर सकते हैं, प्रायोगिक तरीका नहीं है। प्रायोगिक तरीके में तो अपन Ka और Pk इनकी वैल्यू काम में लेते हैं, ठीक है। उस Pk वैल्यू के आधार पर पता चलता है कि जिसकी Pk वैल्यू कम होती है उसकी अम्लता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम यहाँ सैद्धांतिक तरीका काम में ले रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि अम्ल से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं तो अम्लता को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे हैं तो अम्लता को क्या करते हैं, घटाते हैं। सेंटर में हम किसको रखते हैं, फॉर्मिक अम्ल को। हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई प्रभाव होता है ना माइनस आई प्रभाव होता है। चलो मैं इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मान लो अपन ने लिया CH3COOH, इधर लिख दिया। एक हमने ले लिया फॉर्मिक अम्ल और एक हमने ले लिया क्लोरोएसिटिक अम्ल। इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगाया तो अम्लता कम, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाया तो अम्लता ज्यादा। सेंटर में किसको रख दिया, फॉर्मिक अम्ल को। तो इस प्रकार अम्ल की अम्लता वाला टॉपिक अपन आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक के चैप्टर की बार बार डिमांड कर रहे हो तो ऑर्गेनिक खोल के देखो। आज अपना ऑर्गेनिक का एक मेजर पार्ट हो गया अम्ल की अम्लता। अम्ल की अम्लता मेजर पार्ट है और आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से उसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन 4 पार्ट के टॉपिक अपने कवर हो रहे हैं। जीओसी में तो क्या समस्या है, उन 4 चैप्टर को अपन बिल्कुल ध्यान से
सीरियल वाइज टॉपिक की बात करें तो अपन आराम से सीरीज से उसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन जीओसी में जो टॉपिक ले रहे हैं अपना ध्यान इन पे होना चाहिए। तो इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप अम्ल की अम्लता एक बार खुद घर पे बैठ के कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद अपन अगले वीडियो में टॉपिक लेंगे एमीन की सारकता, वो भी किस पर डिपेंड होगी, इंडक्टिव इफेक्ट पर। धन्यवाद।